दोस्तों दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं उपस्थित हूँ आपके सामने आ, हिम्मत सेठ महावीर समता संदेश चैनल से। और आज बात करेंगे दोस्तों एक ऐसे व्यक्तित्व की जिसने महात्मा गांधी के आह्वान पर 1942 में न केवल स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया बल्कि जीवन भर उनके सिद्धांतों पर चले और गरीबों, वंचितों और अल्पसंख्यकों की सेवा में अपना पूरा जीवन लगाया। उन्नीस सौ 42 में वे छात्र थे, स्कूल में या कॉलेज में पढ़ते थे। जब भी आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया, गिरफ्तार हुए, जेल में रहे, बाहर आकर वापस अपनी शिक्षा पूरी की। उन्होंने MBBS मतलब डॉक्टर मेडिकल की पढ़ाई की और पूरी जिंदगी कभी सरकारी नौकरी नहीं की और गरीबों की सेवा में ही अपना जीवन समर्पित करते रहे। दोस्तों, मैं उस शख्सियत का नाम बताऊं उसके पहले ये अपील, अगर आपने हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को अभी तक सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, लोगों को बताएं कि हमारे वीडियो अच्छे हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करें। तो दोस्तों, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जीजी पारिक की। हम बात कर रहे हैं यूसुफ मेहर अली सेंटर के अध्यक्ष जीजी पारिक की, जो अपने जीवन के 100 साल पूरे करने वाले हैं। जीजी पारिक का जन्म 30 दिसंबर 1924 में एक गुजराती परिवार में हुआ। उनके पिता भी एक डॉक्टर थे और सरकारी नौकरी में होने के चलते उनके स्थानांतरण होते रहते थे, इसलिए डॉक्टर जीजी पारिक की पढ़ाई भी अलग अलग स्कूलों में हुई और MBBS की पढ़ाई उन्होंने बम्बई से की। 1916 1961 में समाजवादी नेता, स्वतंत्रता सेनानी व अन्य साथियों की प्रेरणा से स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण व अन्य साथियों की प्रेरणा से यूसुफ मेहर अली सेंटर की स्थापना की। 1961 से 1967 तक उनका ये सेंटर शहरी कामों में ही लगा रहा। बम्बई इसका केंद्र था और शहर में ही राहत के काम करते थे। 1967 के बाद यूसुफ मेहर अली सेंटर ग्रामीण विकास, रोजगार, जैविक खेती, वाटरशेड, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के कार्यक्रमों में मुख्य हो गए। डॉक्टर जीजी पारिक का पूरा जीवन समाजवादी विचार और धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों को समाज में स्थापित करने में बीता। वे जीवन भर सहकारी आंदोलन से जुड़े रहे, स्वयंसेवी संगठन तथा समाजवादी संस्थाओं के प्रमुख स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। देश में कहीं भी प्राकृतिक आपदा हो, डॉक्टर जीजी पारिक वहां बढ़ चढ़कर राहत और पुनर्वास के काम में लगते थे, काम किया। राहत और पुनर्वास का अभ्यास उनका आज़ादी के बाद से ही शुरू हो गया। आपको मालूम ही है कि देश जब आज़ाद हुआ था और तो देश के 2 टुकड़े हुए, पाकिस्तान अलग बना, हिंदुस्तान अलग रहा और पाकिस्तान और हिंदुस्तान से लोगों
बहुत सारे लोग पाकिस्तान के उधर से इधर शरणार्थी बन करके आए और यहाँ से भी बहुत सारे लोग शरणार्थी बन के गए। तो यहाँ जो शरणार्थी कैंपों में लोग रहते थे, उनके आवास और पुनर्वास के काम में, उनके रोजमर्रा के काम में जीजी पारेख ने अपना बहुत सारा समय बिताया। उन्होंने कच्छ में सन 2000 के भूकंप में, आपको 2000 में गुजरात में जो भूकंप आया था, बहुत भयंकर भूकंप था, उसके राहत और पुनर्वास में भी जीजी पारेख ने काम किया। तमिलनाडु में जो सुनामी आई थी, जो इंडोनेशिया में कहीं भूकंप आया था और उसकी वजह से जो पानी में जो लहर, एक तरह का कहना चाहिए, सुनामी, वो आई और अपने तमिलनाडु और उस क्षेत्र, दक्षिण के क्षेत्रों में बहुत ज़बरदस्त बाढ़ और वो आ गई थी, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ, बहुत ज़्यादा लोग उसमें फंस गए थे। एक तरह का तूफान जो था वो, तो उसमें भी डॉक्टर जीजी पारेख ने काम किया। उत्तराखंड और में जो बाढ़ आई, जिसमें वो बादल फट गया था और एक झील, कृत्रिम झील जो बनी हुई थी, वो टूट गई, उससे पानी जो है सारा नीचे आया। और ये सारी चीज़ें आपको मालूम ही है कि किस तरह से उस समय जब सरकार जो है, जो बहुगुणा की सरकार थी उस समय, हेमवती नंदन बहुगुणा के लड़के की, तो वो ढीले पड़े रहे, उन्होंने कोई काम ढंग से नहीं किया उस आपदा में। उस समय भी जीजी पारेख वहाँ पुनर्वास के लिए गए, बड़ी सक्रियता दिखाई और वहाँ पे काम किया। डॉक्टर जीजी पारेख को आपातकाल में जेल में बंद कर दिया था। 19 महीने जेल में रहे। जब चुनाव की घोषणा हुई 1977 में, तभी उनको छोड़ा। लेकिन जीजी पारेख कभी मतलब चुनावी उसमें नहीं रहे, चुनाव लड़ने में या किसी पद को प्राप्त करने में या किसी तरह का लाभ प्राप्त करने, सरकार के साथ रहकर के किसी भी तरह का लाभ प्राप्त करने के लिए में वो इच्छुक नहीं थे और उन्होंने ऐसा नहीं किया। बाकी तो आजकल आप देखिए, थोड़ा सा भी अगर किसी को 2-4 महीने भी जेल में रख लिया है तो टिकट मांग रहा है, कोई एमएलए बन रहा है, कोई एमपी बन रहा है, कोई और कुछ बन रहा है। लेकिन जीजी पारेख ने ये कुछ भी नहीं किया और अपना यूसुफ उमैर अली सेंटर ही चलाया, उनके साथ ही उसी में काम किया। डॉक्टर पारेख के नेतृत्व में यूसुफ उमैर अली सेंटर का बहुत विस्तार हुआ। पूरे देश में लगभग 9 राज्यों में जो है इनकी शाखाएं काम कर रही है इस सेंटर की। और इसमें जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार, उड़ीसा, गुजरात, तमिलनाडु, बम्बई, महाराष्ट्र का रायगढ़ में खासतौर से इनके काम हैं। और इनके जो रायगढ़ में एक तारा गांव है, उसमें इस सेंटर का 15 एकड़ का वो पूरा परिसर है। उसके अंदर बहुत से तरह के काम होते हैं। उसमें मतलब कताई बुनाई भी होती होगी और साबुन बनता है, तेल निकालते हैं, इस तरह के जो ग्रामोद्योग के काम है, छोटे छोटे काम हैं, वो बहुत होते हैं। और इनकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है, नीम के साबुन की, और वो जो संतूर साबुन बनता है उसकी। और वो जो है इनके शोरूम है वहाँ पर, कोऑपरेटिव शोरूम्स हैं चर्च गेट के वहाँ और दादर के, शायद चर्च गेट के वही है शायद। तो वहाँ पे उनके वो बिकते भी हैं और खूब बिकते हैं। और दूसरी जगह भी बिकते हैं।
तो इस तरह से वो ग्रामोद्योग का उसमें काफ़ी काम होता है। उसमें अभी गांधी जी जिस तरह कुटिया में रहते थे वहाँ पे पवनार आश्रम में, पवनार आश्रम, तो वहाँ पे जो भी मतलब वहाँ जो जिस तरह की कुटिया में रहते थे वैसी प्रतिकृति एक कुटिया जो है इस सेंटर में भी बनाई है। और इस सेंटर के पास में ही थोड़ा सा दूर पे एक 12वीं तक का मतलब 12th तक का स्कूल चलाते हैं। एक पास में एक गांव और उसमें 10th तक का उर्दू का स्कूल चलाते हैं। एक अस्पताल चलाते हैं 30 बेड का, जिसमें मतलब काफ़ी सुविधाएं हैं वहाँ पर, एक्सरे वगैरह ये सारी सुविधाएं वहाँ पर है। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में आपका सेंटर काम करता है। वहाँ पे भी एक स्कूल मछुआरों के लिए एक स्कूल चलाते हैं और वो गुजराती भाषा में चलाते हैं, और एक शायद उर्दू में या अंग्रेजी में वहाँ पर 2 स्कूल चलाते हैं वहाँ पे कच्छ क्षेत्र में ही मछुआरों के लिए। मछुआरों के आप जानते हैं कि मछुआरे तो बेचारे बिल्कुल समुद्र के वहाँ किनारे रहते हैं और उनकी ज़िंदगी तो बड़ी मज़दूरों से भी ज़्यादा ख़राब होती है। कभी जोर से नहर वो पानी का बहाव आता है, उसमें मच्छियाँ पकड़ के लाते हैं और फिर वो जो है तो उनके बच्चों की पढ़ाई का नहीं हो पाती थी। उनके लिए इन्होंने वहाँ स्कूल खोला। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि ये इस तरह से सोचना कि बच्चों के लिए वहाँ पे मछुआरों के बस्तियों में जाकर के स्कूल खोलना, ये अपने आप में बहुत ही प्रशंसनीय काम है। जीजी पारिक का मानना है कि शहर की हर समस्या का हल गांव से होकर गुजरता है। तो उनका मानना है कि गांव विकसित होंगे तो शहर की समस्याएं अपने आप कम हो जाएगी, अपने आप हल हो जाएगी। क्योंकि जैसे झुग्गी बस्तियां बनती है शहर में, वो इसलिए बनती है कि गांव के लोग जाकर के वहाँ रहते हैं, और क्योंकि वहाँ क्योंकि गांव विकसित नहीं है, गांव में शिक्षा नहीं है, गांव में ये रोजगार नहीं है, तो उनको जो है शहर में जाना पड़ता है। अब शहर में चले जाते हैं, कहीं रोजगार भी मिल जाता होगा उद्योगों में या और छोटे मोटे काम करते होंगे, लेकिन रहने के लिए फिर जगह नहीं होती है, तो वो कच्ची बस्ती बना करके उसमें रहते हैं। तो उससे वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो भी खराब होता है और समस्याएं भी पैदा होती है शहर में। अगर यही आवास अगर बन जाए गाँव में, गाँव की गाँव का अगर विकास हो जाए, तो गाँव में ही अगर स्कूल खुल जाए, अच्छी शिक्षा होने लग जाए, अच्छे अस्पताल और स्वास्थ्य मिलने लग जाए, और अच्छे आवास रहने के लिए आवास मिल जाए, तो गांव का आदमी शहर जाएगा ही नहीं। जब शहर नहीं जाएगा या रहने के मतलब काम करने के लिए शहर जाएगा और वापस आ जाएगा, तब भी गांव शहर में तो ट्रैफिक व्यवस्था इतनी भयंकर जो है वो जाम की जो है समस्या खत्म हो जाएगी। इसी तरह से आवास की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी, और शिक्षा और रोजगार और बिजली और जो पानी और ये सब खींच खींच के गांव की तरफ से ही शहर ले जाना पड़ता है, वो सब नहीं ले जाना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ों का जो है हल उसमें निहित है, लेकिन वो तभी है कि जब आप गांव को विकसित करें। एक और बात डॉक्टर जी पारिक के संदर्भ में कि डॉक्टर जी पारिक 1942 का जो 1942 में जो आंदोलन हुआ, उसको हर साल
बड़ी उत्सुकता से मनाते हैं। जैसे 15 अगस्त का समारोह करते हैं, उसी तरह से डॉक्टर जी पारिक ये 1942 की 9 अगस्त का समारोह करते हैं। एक जन क्रांति दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। और इस रोज जो है मतलब वहाँ पर ये तिलक मैदान में, मतलब तिलक के स्टैचू के वहाँ से, परेल के वहाँ ये स्टैचू, ये चौपाटी जो है मतलब वहाँ पर समुद्र के पास में, वहाँ से वहाँ पर एक तिलक की मूर्ति लगी हुई है, वहाँ सब लोग इकट्ठे होते हैं और वहाँ से एक रैली के रूप में बहुत बच्चे भी होते हैं, स्कूलों के बच्चे भी उसमें होते हैं, और वहाँ से वो रैली के रूप में निकलते हैं और उस अगस्त क्रांति मैदान पर जाते हैं, जिसको ग्वालिया टैंक कहा जाता था पहले, उसको आजकल अगस्त क्रांति मैदान भी कहते हैं। तो वहाँ पर जाते हैं, और वहाँ क्यों जाते हैं, इसलिए कि वहाँ पे 9 अगस्त 1942 को वहीं पे अधिवेशन हो रहा था, और वहीं पर अरुणा असफ अली ने, जो कांग्रेस की नेता थी उस समय, समाजवादी कांग्रेस समाजवादी पार्टी की नेता थी वो, लेकिन कोई बहुत बड़ी नेता नहीं थी, लेकिन उसने हिम्मत की उस समय, और क्योंकि एक दिन पहले सारे लोगों को, सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया था 8 तारीख को ही, 8 तारीख की रात को। तो 9 तारीख को वहाँ पर झंडा फहराने वाला भी कोई नहीं था, तो अरुणा असफ अली ने वहाँ झंडा फहराया और वहाँ से फिर गायब हो गई, मतलब भूमिगत हो गई। मतलब जो वहाँ पुलिस और सेना और सब लगी हुई थी, उन सबको चक्कर मतलब झांसा देके, या उन सब आंखों में धूल झोंक करके वो वहाँ से गायब हो गई। और गायब होने के बाद वो 1946 तक भूमिगत ही रही, जिसमें उसने मतलब कोई छुप के नहीं रही वो, लेकिन उसने मतलब भूमिगत रहते हुए एक मैगजीन निकाली और वहाँ पे लोगों के बीच में काम किया कि उस आंदोलन में जो है सक्रिय रही। और उसी समय उषा मेहता भी बम्बई के अंदर बहुत सक्रिय थी, और उन्होंने वो कांग्रेस रेडियो चलाया, आज़ाद हिंद रेडियो चलाया, जिसमें उषा मेहता और डॉक्टर लोहिया और ये सारे, डॉक्टर लोहिया भी भूमिगत थे, उषा मेहता भी भूमिगत थी। उस समय सारे लोग भूमिगत होकर के बहुत बड़ा आंदोलन उन्होंने चलाया था उस समय। तो उसकी याद में आज भी यूसुफ मेहर अली सेंटर के अध्यक्ष जी पारिक, जो खुद स्वतंत्रता सेनानी हैं, उसको मनाते हैं, बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और पिछले कुछ सालों से उदयपुर में भी हम लोग जो इस धारा से जुड़े हुए लोग हैं, वो अगस्त क्रांति के 9 अगस्त को अगस्त जन क्रांति दिवस को मनाते हैं। और इस बार भी हमने मनाया था, अशोक वानखेड़े जो पत्रकार है उनको बुलाया था यहाँ पे, और हमने भी एक रैली निकाली थी। तो इस तरह से हर साल हम कुछ कार्यक्रम करते हैं। वहाँ से फिर महात्मा गांधी का जो म्यूजियम बना हुआ है वहाँ पे भी जाते हैं, और फिर वहाँ से ये सारा कार्यक्रम होता है। ऐसे महामानव, गरीबों के मसीहा, कर्मयोगी को मेरा व महावीर समता संदेश परिवार की ओर से उनके 100 साल पूरे होने पर सलाम, उनके जन्मदिन पर बधाई एवं शुभकामनाएं। इसके साथ ही मैं अपना ये ख़त्म करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वो 100 साल के होने के बाद भी वो ये कह रहे हैं कि मैं जब तक नहीं मरूंगा, या जब तक मैं मतलब मेरे में हिम्मत रहेगी, तब तक मैं लोगों के लिए काम करता रहूँगा। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब लोग तो 60 साल की उम्र में कह देते हैं मैं तो
बूढ़ा हो गया हूँ और ये हो गया वो हो गया, लेकिन वो 100 साल की उम्र में भी काम कर रहे हैं और बराबर अपना जो डॉक्टर की प्रैक्टिस का जो काम है वो भी करते हैं और उसके अलावा उस सेंटर का काम भी करते हैं। तो ये एक बहुत ही उनकी प्रेरणादायक बात है कि 100 साल की उम्र में भी ऐसा काम कर रहे हैं, तो हमें भी उसी तरह से काम करना चाहिए और समाजवादी विचार को अपनाना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और समाप्त करने पहले हम ये अपील करना चाहेंगे कि अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स में जाकर के बताएं और सुझाव दें। तो आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ।